हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको एक इंडेक्स तैयार करके दिया था और मैंने ये कहा था कि हम सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ वोकेबलरी कर लेते हैं और उन्हीं वोकेबलरी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो केंद्र सरकार है। देखिए, मैं एक बार फिर थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा इस पूरी की पूरी सीरीज को चलाने का उद्देश्य ये है कि जो आपके वीक पॉइंट हैं, जिन्हें देखकर आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाते या आपकी समझ उस क्वेश्चन के बारे में डेवलप नहीं हो पाती, हमें उन्हीं पे काम करना है। यानी कि सीधे शब्दों में हम टुकड़ों पर काम कर रहे हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे क्या होता है कैबिनेट, क्या होता है परिसीमन, क्या होती है राज्य सरकार, क्या होता है पंचायतें, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले कवर करेंगे। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी हाल फिलहाल में तैयारी करने की स्टार्ट की है जिन्होंने, और ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन छोटे टॉपिक्स में उन्हें बड़ी दिक्कत है। तो हम शुरू करते हैं, केंद्र सरकार क्या है, कैसे बनती है और क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो हम बात करते हैं बहुत बढ़िया से केंद्र सरकार के बारे में। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, इस पूरी 20 क्लासों में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक बात करें। व्यवहारिक का मतलब हमारी बात बिल्कुल किताबी ना हो। ठीक, आपको लगेगा भी, महसूस भी होगा। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ केंद्र सरकार क्या है। सबसे पहला चैप्टर है इस सीरीज का, और इस पहले चैप्टर से ही हमें पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार में क्या क्या आता है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं, मैं यहाँ एक रिंग बना रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जो संसद है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद, ये हमेशा मिलकर बनती है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा लोअर हाउस जो है, और राज्यसभा अपर हाउस जो है, इन तीनों के मिलने से संसद बना बनती है। और संसद का ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, केंद्र सरकार बतानी है। तो केंद्र सरकार बताने के लिए मैं सबसे पहले इस संसद का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये राष्ट्रपति जी होगी, ये हमारे लोअर हाउस के मेंबर यहाँ आएंगे, ये अपर हाउस के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आप जर्नली जो जानते हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे। इसमें टोटल 550 सदस्य हैं। पहले इसमें 552 हुआ करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एग्लो इंडियन जो दो अपॉइंट हुआ करते थे, उन्हें अब रोक दिया गया। अब 550 के बारे में हम बात करते हैं। 550 में से मैंने एक जगह थोड़ी सी खाली छोड़ दी ताकि मैं समझा पाऊँ कि सरकार कैसे निकल कर आती है लोकसभा से मेनली। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 550 सीटों पर इलेक्शन होना है, और इन 550 सीटों पर मान लीजिए चार पार्टी अपना क्या है, भाग्य आजमा रही है। मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए बीजेपी, मान लीजिए सपा, मान लीजिए बसपा, और मान लीजिए कांग्रेस। ये 550 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। पूरे देश का इलेक्शन है लोकसभा। 550 में मान लीजिए एक सीट है, तो एक सीट पर हो सकता है कि इन चारों पार्टीज के कैंडिडेट लड़ रहे हों, यानी कि 4 से 5 लोग एक सीट पर फाइट करते हैं। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो अगर 5 भी हैं तो लगभग 2500 से लेकर लगभग 2700-2800 तक ऐसे एमपी के ऐसे लोग होते हैं या ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जीतकर कितने आएंगे, केवल 550। भाई एक सीट पर लड़ेंगे तो ज़्यादा ही। अब मैं चुनाव का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए चुनाव का रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा कि जो बीजेपी है इसने 280 सीटें जीत ली। 550 में से 20 सीटें जीत ली सपा ने, 300 होगी। 100 सीटें जीत ली किसने, बहुजन समाज पार्टी ने, और 100 सीटें 150 सीटें जीत ली मान लो कांग्रेस ने। ये रिजल्ट का चुनाव, ये रिजल्ट जो है लोकसभा की कुल सीटों का आया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री बनेंगे, इसे भी हम सरकार कह देते हैं। इसे बनाने के लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला आप हर जगह लगाओगे, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है। फार्मूला है कि टोटल सीटें जिन्हें एक्स मान लिया गया, उनका 50% प्लस जितने भी हो जाए, मैं +1 ही लिख रहा हूँ, +2 हो जाए, +3 हो जाए, +4 हो जाए। अब मान लो 550 सीटें हैं, पर 550 का मुझे देखना है 50%। और अगर मैं 50% देख रहा हूँ तो 0 से 0 में काटता हूँ, तो ये आ जाएंगे 275 और +1, यानी कि टोटल सरकार बनाने के लिए 276 चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैंने
जगह छोड़ रखी है। 276 का मतलब ये है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, जो भी पार्टी 276 सीटें ले आएगी। और मैंने पहले ही बीजेपी को आपको समझाने के लिए 280 किया है ताकि आप समझ सकें। अब होता क्या है कि जब 280 सीटों पर ये इलेक्शन आप देख रहे हैं बीजेपी जीत चुकी है, तो इसका परिणाम इतना बढ़िया रहता है कि टोटल 280 सीटों में से जितने ये बीजेपी के 280 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके सांसद हैं, ये सभी सांसद जो जीत कर आए हैं इन्हें सबको सांसद ही बोल लेंगे, एमपी बोल लेंगे। लेकिन 280 सीटों में से राष्ट्रपति इनवाइट करेंगे, सॉरी ये राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति इनवाइट करेंगे इस पार्टी को, इससे कहेंगे कि आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप जो है शपथ लीजिए। अब इन 250 में से सबसे पहले शपथ कौन लेंगे? सबसे पहले आर्टिकल 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री पीएम शपथ लेंगे, और पीएम के कहने पर फिर रक्षा मंत्रालय का मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, ठीक है, फिर सड़क परिवहन मंत्री, फिर रेल मंत्री, फिर ऊर्जा मंत्री, ईटीसी। इस तरीके का एक कैबिनेट बनेगा जिसे हम कह देते हैं, सीधे शब्दों में एक शब्द यूज कर लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये लोग, ये सारे के सारे पता क्या हैं? ये एमपी हैं, सॉरी पीएम नहीं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या है? सारे के सारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे आप इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन एक बात बेटे छोटी सी ध्यान रखना, ये संभावना 100% ये है कि ये सभी बीजेपी के होंगे, और बीजेपी अपने 280 में से लगभग लगभग 80 लोगों को मंत्री बनाएगी। 200 लोग केवल सांसद रह जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो जिस दिन कोई कानून बनाना होता है तो वोटिंग करने आते हैं। लेकिन 80 लोग ऐसे होते हैं जो एमपी तो होते ही होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं। तो सरकार जो होती है वो सरकार इन चीजों से मिलकर बनती है, यानी कि सरकार में संसद भी आएगी, सरकार में संसद भी आएगी, सरकार में संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आएंगी। फिर लोकसभा में जिस पार्टी ने बहुमत सिद्ध किया हो उसके टोटल मंत्री और प्रधानमंत्री सरकार होंगे, इसे बोलते हैं केंद्र सरकार। और यही केंद्र सरकार यानी कि ये पूरा सभी मंत्रालय और प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति सहित ये सभी लोग भारत के मतलब राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा को कंट्रोल करेंगे, ये रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, ये भारत की सीमाओं का ध्यान रखेंगे, ये करेंसी का ध्यान रखेंगे, नागरिकता का ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफिस वगैरह संचार की जो चीजें उनका ध्यान रखेंगे, रेलवे का ध्यान रखेंगे। A to Z चीजों की जिम्मेदारी इनकी होगी। जो केंद्र के सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून केंद्र बनाता है, वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम इस सरकार का होगा। इसमें कहीं ना कहीं अगर गलतियां पाई जाती है तो सबसे पहले जिम्मेदार होता है कैबिनेट। इनके मंत्रालय हैं, इनके मंत्रालयों के अंतर्गत कई कई विभाग हैं। तो अब मैं एक पेज नया ऐड कर लेता हूं और नए पेज में मैं बताता हूं है क्या। अब अगर केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो मैंने ये कहा कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इसके बाद लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद फिर मैंने ये कहा कि एक मंत्री, एक पीएम, और पीएम प्लस टोटल मंत्री, ठीक है। अब मैं इसे और अच्छे से कर देता हूं। अगर मैं इस सब को मिलाकर एक चीज करना चाहूं तो मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि संसद, कहीं ना कहीं संसद ही सरकार है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों को मैं एक कर देता हूं, यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मतलब है ये प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री, ये सब जो हैं ये यहाँ भी इनका आधिपत्य है और यहाँ भी आधिपत्य है। ये जब सड़क पर होते हैं, किसी मंत्रालय की जांच करते हैं, किसी विभाग की जांच करते हैं, उस समय ये कार्यपालक होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब ये संसद में पहुंच जाते हैं तो उस समय इनके पास मंत्रालय नहीं होता, ये केवल सांसद होते हैं, ये केवल एमपी होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उस समय विधायिका के अंग होते हैं। ये बात बिल्कुल आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि प्रधानमंत्री दो रूप में होता है। एक रूप उसका होता है जब वो किसी विभाग की जांच करता है कि कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, उस समय वो कार्यपालक होता है। लेकिन जब वो संसद के अंदर प्रवेश कर जाता है और किसी कानून को बनाए जाने के दौरान अपना मत प्रयोग करता है, वोटिंग करता है, उस समय वो
विधायिका का हिस्सा होता है, कार्यपालक नहीं होता। तो मैं पीछे वाले पेज पर एक बार फिर चला जाता हूँ। आप ये पेज देखिएगा, इस पेज में एक बात जरूर समझिएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे का सारे मंत्री और प्रधानमंत्री इसी सदन से आए, इसी पार्टी से तो आएंगे, लेकिन इसी सदन से आए जरूरी नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस सदन के लोग भी प्रधानमंत्री बने हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इस सदन से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी राज्यसभा से पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी, और सबसे लंबा कार्यकाल उस सदन से प्रधानमंत्री रहने का मनमोहन जी का था। और मनमोहन जी कभी भी लोकसभा के सांसद नहीं हुए। वो 2004 से 2014 तक 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा से सांसद थे। वो कभी किसी भी प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेते, वो कभी भी किसी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाते, राज्यसभा से सांसद बनते हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये बात मैं पहले ही आपको ओपनली बता देना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग लोकसभा के होंगे, लेकिन कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि राज्यसभा से भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि उसी पार्टी के होंगे जिस पार्टी के इधर बहुमत हो, यानी कि बीजेपी से ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस का कोई इधर सांसद हो और उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि बहुमत बीजेपी ने प्राप्त किया, तो इसी के होंगे। मैं मानता हूं कि इस 2-4-10 मिनट की जो क्लास ही होगी, इसमें आपको ये पता चला होगा कि केंद्र सरकार बनती कैसे है। कुल सीटों का 50% +1 से सरकार बनानी है। उसी सरकार में से फिर मंत्री निकालने हैं। मंत्रियों को ही हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें से ही फिर अगली क्लास में मैं आपको कैबिनेट सिखाऊंगा वो क्या होता है। एक बात और बता दूं, हर बार ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुमत है कुल सीटों का, वो पूरे 5 साल सिद्ध करते रहना है। अगर विपक्ष एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव ले आता है और वो पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसकी एक स्टोरी सुनिए। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार का मतलब ये था कि मान लीजिए, मैं छोटे से एक एग्जांपल यही ले लेता हूँ, आप समझ पाएंगे। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि यहाँ बीजेपी की मैंने अभी 200 दिखा रखी थी, मैं अब 270 और 30 दिखा देता हूँ मान लीजिए। तो 270 और चाहिए बहुमत के लिए 276, इस पे 6 कम है। तो इस तरीके का फेज था कि डायरेक्ट सरकार बीजेपी की नहीं थी उस समय 1999 में। तो तमिलनाडु में आपने नाम सुना होगा जयललिता, उनसे बहुमत पूरा करने के लिए गठबंधन कर लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जो जयललिता जी थी, उनके साथ किन्हीं 2 मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता जी की बात को नहीं माना। स्टोरी सुनिए, स्टोरी आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। बात 1999 की है, अप्रैल महीने की है, और 17 अप्रैल 1999 की है। जयललिता ने कहा कि अगर इन 2 मंत्रियों को आप नहीं बनाते तो मैं आपसे समर्थन वापस लेती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आदमी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वापस ले लीजिए समर्थन। जैसे समर्थन वापस लिया तो विपक्ष जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया तो उन्हें सिद्ध करके दिखाना था बहुमत। उस समय सीट थोड़ी कम हुआ करती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पास 269 सीटें ही रह गई और विपक्ष ने 270 पेश कर दी। तो मात्र एक सीट से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार गिर गई थी, जो मात्र 13 महीने ही काम कर पाई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या गजब का स्टेटमेंट उस समय दिया था, जिसे हम और हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी, जो हमारी नई जनरेशन होगी, वो याद करेगी और प्राउड करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देखिए, मैं हाथ जोड़कर किसी सरकार को नहीं बनाना चाहता, और सरकार कभी भी बड़ी नहीं होती। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, ये देश जिंदा रहना चाहिए। और पूरे सदन ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनके इस भाषण का स्वागत किया। एकदम सरकार गिरी, और सरकार गिरने पर भी उनका मतलब इतना सम्मान किया कि बहुत बड़े स्तर पर उन्हें अपने लोगों मतलब आइडल बनाया लोगों ने उन्हें अपना। अब इसका परिणाम क्या हुआ? उसके बाद फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में बहुत बढ़िया तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा चुनकर आए। और 1999 से 2004 तक, यानी कि यहाँ मनमोहन के आने से जस्ट पहली जो सरकार थी, वो पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हों।
नहीं तो गैर कांग्रेसी पहली सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के टाइम पर बन चुकी है, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया था। कार्यकाल पहली बार जो पूरा किया वो 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, और पूरे 5 साल सरकार बनाए रखी। तो ये जो होता है ये सीखने की भी चीज़ है। ये आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति को भी इंडिकेट करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ पूरे मन से पढ़ रहा हूँ। इन चीज़ों को पढ़ने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होगा, आप अपनी बात कह पाएंगे। आपके अंदर जो आपकी आवाज़ जो होगी उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। नोट डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ यहाँ आप पहुँचा है ऐसे। तो मैं अपनी बात यही रखता हूँ। पहली क्लास ये हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्लास कैसी थी। किसी टाइप की प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा हो, मान लीजिए लाइट कम हो, मान लीजिए मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत हो, या मैं तेज बोल रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को बिल्कुल उसका निस्तारण करूँगा। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। बहुत अच्छी क्लास थी, आप इसे पहली क्लास को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।